बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ रहे हैं, जो कि निबंध विधा में हमारे लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है। बच्चों, आप मेरे साथ इस पाठ का भाग प्रथम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना कि चिट्ठियों का हमारे यहाँ कितनी बेसब्री से इंतज़ार होता रहा है और चिट्ठियों को हम अलग अलग भाषा में किस किस नाम से पुकारते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की सैर करेंगे। चलते हैं पाठ की तरफ। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियां सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हो। बच्चों, सहेज यानी संभाल कर, संजोकर यानी जोड़कर, विरासत यानी पुरखों से प्राप्त संस्कृति के रूप में, अनुसंधान यानी खोज का विषय। बच्चों देखिए, लेखक हमें क्या बताना चाह रहा है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने पुरखों की चिट्ठियाँ, यानी कि उनके पूर्वजों से उनको जो चिट्ठियाँ मिली है, उन चिट्ठियों को उन्होंने बहुत ही संभाल कर अपनी एक संस्कृति, अपनी एक धरोहर के रूप में संभाल कर रख रखा है। और जितने भी बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, इन लोगों की जो चिट्ठियां हैं जो कि उन्होंने प्राचीन समय में लिखी थी, वे अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। क्यों है खोज का विषय? क्योंकि चिट्ठियों से हमें उस समय के समाज संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तथा लिखने वाले की मनोदशा के बारे में भी हमें जानने को मिलता है। इसलिए यह चिट्ठियां आज भी अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बच्चों देखो, कितनी अच्छी बात कही गई है कि बच्चों, अगर पहले के ज़माने में भी आज के ज़माने की तरह संचार साधन होते, संचार साधन क्या, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सुविधा होती, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखते? नहीं लिखते। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बहुत सारे पत्र लिखा करते थे, और उन पत्रों के माध्यम से वो इंदिरा जी को पढ़ाई के प्रति, ज़िंदगी के प्रति बहुत सारी शिक्षा दिया करते थे। उनकी बहुत सारी समस्याओं में उनका मार्गदर्शन किया करते थे। बच्चों, उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं वे एक पुस्तक के रूप में संकलित हैं। हाँ बच्चों, पिता के पत्र पुत्री के नाम से संकलित किए गए हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जितने भी पत्र लिखे हैं, उन सारे पत्र इसमें मिलते हैं। बच्चों, ये पत्र इतने प्रेरणादायी हैं कि वह अकेली इंदिरा गांधी को ही प्रेरणा नहीं देते, बल्कि आज अगर हम पढ़ते हैं तो हमें भी उन पत्रों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एक पिता अपनी पुत्री को बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकता है, बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षा दे सकता है। बच्चों, अगर उस ज़माने में संचार के साधन रहे होते तो हम इस प्रेरणा के साधन से वंचित रह जाते। हमें इस तरह की कोई भी पुस्तक देखने को नहीं मिलती। बच्चों, जब आप अपने पुस्तकालय में जाएं तो आपके पुस्तकालय में भी आपको यह पुस्तक मिलेगी। आप यह पुस्तक पढ़ के देखना, आपको इस पुस्तक से बहुत सारी प्रेरणादायी बातें मिलेंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पत्रों को आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस के संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? बच्चों देखिए, एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी
छोटी संदेश सुविधा। बच्चों, पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी बहुत पुराने पुराने पत्र, जब कभी आप सफाई करते हैं या किसी पुरानी बक्से को खोलकर देखते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे पत्र मिल जाते हैं जो कि हमारे द्वारा सहेज कर रखे गए हैं। लेकिन जो हम SMS करते हैं, जो हम छोटे छोटी संदेश सुविधा का प्रयोग संदेश पहुंचाने के लिए करते हैं, उससे जो हमें संदेश प्राप्त होते हैं, क्या हम उन्हें सहेज कर रख पाते हैं? नहीं रख पाते बच्चों। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। हाँ बच्चों, जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं उनकी सबसे बड़ी धरोहर हमें और हमारे समाज को उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं, जिनसे कि हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी शिक्षा मिलती है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का पैमाना है। बच्चों, संकलन यानी इकट्ठी की गई, पैमाना यानी मापदंड। बच्चों, अगर हम बड़ी बड़ी हस्तियों की बात करें तो बड़ी बड़ी जितनी भी हस्तियां हैं जिन्होंने कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अगर आज आप उनके पत्र पढ़ोगे तो आप उनके पत्रों में यह पाओगे कि उनकी सोच कितनी ज़्यादा परिपक्व थी, कितनी सोच उनकी जो सोच थी वह कितनी बंधुत्व वाली भावना की थी, कितनी विस्तृत थी, और उस सोच के साथ उन्होंने हमारे समाज का मार्गदर्शन किया। बच्चों, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, अगर आप उनके द्वारा लिखे गए पत्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वह कितने सीधे सच्चे सरल व्यक्ति थे, और उनके पत्र आपको दुनिया के किसी न किसी संग्रहालय में देखने को मिल जाएंगे। हाँ बच्चों, महात्मा गांधी के पत्र और उन जैसी महान कई हस्तियों के पत्र आज हमारे संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाते हैं। उनके ही नहीं, उनसे प्राचीन समय में भी बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो पत्र लिखे थे वह भी आप संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, पत्र कागज पर भी लिखा जाता था, पत्र धातुओं के पत्र पे भी लिखे जाते थे। वह आज हमारे संग्रहालय में कई जगह सुरक्षित है, और तमाम पत्र देशकाल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। बच्चों, पत्र में हमें उस समय के देश, समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी होती है। साथ में पत्र लिखने वाले व्यक्ति की मनोदशा के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। हाँ बच्चों, हमारे यहाँ पहले अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ जब इंग्लैंड से भारत आकर रहने लगे थे, तब उन्होंने अपने घर वालों को, अपने परिवार के जनों को जो पत्र लिखे, वह पत्र उनके घर वालों ने संकलित करके बाद में बहुत ही महत्व की पुस्तक बनाकर उन्हें छपवाए, उन्हें प्रकाशित करवाए, जिनसे हमारी भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। बच्चों, उस समय जो पत्र लिखे गए थे उनके द्वारा, उस समय जो दौर था वह स्वतंत्रता संग्राम का दौर था। तो उन अंग्रेज अफसरों ने अपने घर वालों को स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बातें लिखी, और उन बातों से हमें यह पता चलता है कि हमारा संग्राम कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। बच्चों देखिए, महात्मा गांधी के बारे में कितनी अच्छी बात बताई गई है कि महात्मा गांधी को जितने भी लोग पत्र लिखते थे, वो महात्मा गांधी के घर का पता न लिखकर सिर्फ महात्मा गांधी और इंडिया लिख दिया करते थे। जिससे क्या होता था, महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत बड़े नायक थे। वे जहाँ कहीं भी रहते थे, सारी दुनिया को, सारे समाज को पता होता था, और जो पत्र उनके लिए आते थे वह पत्र उन तक पहुँच जाते थे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो।
आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज यानी महान हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। बच्चों, महात्मा गांधी जी को जो पत्र लिखते थे वह हमारे देश के ही लोग नहीं थे, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग उनको पत्र लिखा करते थे। और महात्मा गांधी जी इतने तत्पर थे उन पत्रों का जवाब देने में कि जैसे ही उनको पत्र मिलते वह उन पत्रों के जवाब देने में लग जाया करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उस समय वे उसका जवाब भी लिख दिया करते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था, वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाया करते थे। बच्चों, देखिए कितनी अच्छी बात महात्मा गांधी जी के बारे में बताई गई है कि महात्मा गांधी जी सारे पत्रों के जवाब खुद ही दिया करते थे, यानी किसी के ऊपर वे निर्भर नहीं थे कि उनके पत्रों का जवाब कोई और दे। वे खुद व्यक्तिगत रूप से पत्र पढ़ा करते थे और पत्र पढ़कर खुद ही जवाब दिया करते थे। वो बहुत ही व्यस्त थे, व्यस्तता के बावजूद भी वह इतना काम कर लिया करते थे। और जब लिखते लिखते उनका दायां हाथ दर्द करने लग जाता था, तब वे बाएं हाथ से पत्र लिखना शुरू कर दिया करते थे। बच्चों, देखिए कितने ही महान व्यक्ति थे, वो अपने दोनों हाथों से लिखने में सक्षम थे। बच्चों, क्या आप लोग भी अपने दोनों हाथों का उपयोग लिखने में कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो आप कोशिश कीजिए। बच्चों, हम अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। अगर हम प्रयास करें तो हम भी महात्मा गांधी जी के जैसे यह काम कर सकते हैं। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। बच्चों, जितने भी आंदोलन के नेता थे, उन सारे नेताओं के पत्र हमें गांव में मिल जाया करते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी भी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। देखिए हमारे पत्रों का जादू कितना बड़ा है कि जिन्होंने पत्र लिखे हैं उन्होंने भी और जिन्होंने प्राप्त किए हैं उन्होंने भी पहले के जितने भी पत्र हैं उनको संभाल कर रख रखा है। और जो कई पत्र हैं वह तो फ्रेम बनाकर भी रख रखे हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। और बच्चों, वे पत्र इतने अद्भुत हैं कि उन पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। बच्चों, जो हमारे हिंदी के साहित्यकार हुए हैं वो भी आपस में जो संचार किया करते थे, बातचीत किया करते थे, पत्रों के माध्यम से किया करते थे और बाद में उन पत्रों को प्रकाशित कराया और प्रकाशित कराने के साथ हमें पुस्तक मिली। क्या मिली? 200 पत्र बच्चन के नाम, जो कि किसकी पुस्तक है? सुमित्रा नंदन पंत जी की, जिनमें उसने 200 पुस्तकों में हरिवंश राय बच्चन जी के साथ जो संवाद किया है उसका विवरण देखने को मिलता है। और निराला जी के हमको लिखो है कहाँ और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत हमें कई पुस्तकें देखने को मिल सकती हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब देने में वे बहुत मुस्तैद थे। मुस्तैद यानी तत्पर थे। बच्चों, प्रेमचंद जी हमारी हिंदी के महान उपन्यासकार और कहानीकार हुए हैं। बच्चों, वे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जब भी कोई नया लेखक उनको पत्र लिखता, कोई नया व्यक्ति उनको पत्र लिखता, तो वे बड़ी तत्परता के साथ उनके पत्रों का जवाब दिया करते थे।
थे। क्यों दिया करते थे? ताकि सामने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ सके, उसका उत्साहवर्धन हो सके। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक यानी बहुत ही प्रेरणादायी है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। बच्चों देखिए, महात्मा और कवि, महात्मा कौन है? महात्मा हमारे महात्मा गांधी हैं। टैगोर जी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों ये दोनों व्यक्ति बहुत महान व्यक्तित्व हैं और इन्होंने 1915 से 1941 के बीच अपना जो संवाद कायम किया था वह पत्राचार के माध्यम से किया था। पत्राचार यानी पत्रों के माध्यम से ये आपस में बातचीत किया करते थे और उनकी एक पुस्तक महात्मा और कवि के नाम से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में हमें महात्मा गांधी के बारे में और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल यानी अच्छी छवि। क्यों है अच्छी छवि? क्योंकि डाक के माध्यम से हम संदेश प्राप्त करते हैं। संदेशे अच्छे होते हैं तब भी हम खुश होते हैं, और अगर दुखी भी होते हैं तो जो संदेश देने वाला डाकिया है वह आपके पास बैठकर आपको तसल्ली देकर जाता था। बच्चों इस कारण इस विभाग की गुडविल बनी हुई है, यानी बहुत अच्छी छवि बनी हुई है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने मन के भावों को प्रकट कर सकता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। हैसियत यानी दर्जा, बरकरार यानी कायम। जितने भी संचार के साधन हैं, चाहे वे कितने ही प्रगति वाले हो गए हों, कितना भी उनमें विकास हो गया हो, लेकिन जो हमारा काम चिट्ठी पत्री करती है वह काम आज भी कोई नहीं कर सकता। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। आलीशान यानी बहुत बड़ी बड़ी सुंदर, दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो। बच्चों कोई सी भी जगह हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर जगह के लोग बेसब्री से सिर्फ खतों का ही इंतज़ार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्गम जंगलों में हमारे कोई साधन नहीं पहुंच पाते। हमारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, हमारा इंटरनेट नहीं चलता, और घना रेगिस्तान होगा बहुत ही, वहाँ भी हमें नेटवर्क की सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे फ़ोन काम नहीं करेंगे। समुद्री इलाके होंगे, वहाँ भी हमारा नेटवर्क काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आज भी संवाद का काम हमारी चिट्ठी पत्री ही करती है और लोग इनका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। बच्चों आप देखिए, करोड़ों लोग आज भी खतों और अन्य सुविधाओं के लिए हमारी भारतीय डाक सेवा का उपयोग कर रहे हैं, चाहे हमारे पास कितने ही आधुनिक संचार के साधन क्यों ना हो। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। बच्चों जहां पहुंचा नहीं जा सकता, ऐसी जगह हमारे डाक विभाग के डाकिये जाकर लोगों को मनी ऑर्डर देते हैं। मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर के माध्यम से हम धनराशि भेजा करते हैं। तो बच्चों जिन स्थलों पर
किसी का भी जाना संभव नहीं होता, उस जगह मनी ऑर्डर ही हमारी अर्थव्यवस्था का काम करते हैं, उनके घर वालों तक पैसे पहुंचाते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में जाना जाता है। देवदूत यानी ईश्वर के संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि गांव और गरीब बस्तियों में संचार का कोई भी साधन जल्दी से नहीं पहुंच सकता। उस जगह डाकिये को देखकर लोग आशान्वित होते हैं कि हमारी चिट्ठी आई होगी, हमारे लिए संदेश आया होगा। और जहां यह डाकिये लोगों को खुशी का संदेश भेजते हैं, नौकरी का संदेश भेजते हैं, उनके लिए वह किसी देवदूत से कम नहीं है। आप सोचिए, आपको अपने माँ बाप या बच्चों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी संदेश डाकिया ले जाकर देता है, तो डाकिया आपके लिए भगवान से कम हो सकता है? भगवान के दूत से कम हो सकता है? नहीं हो सकता। बच्चों, आज आपने मेरे साथ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का दूसरा भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि हमारा डाक विभाग किस तरह से काम कर रहा है और संचार के चाहे कितने भी आधुनिकतम साधन क्यों ना आ गए हों, आज भी करोड़ों लोग इस डाक विभाग के नीचे काम कर रहे हैं, इस डाक व्यवस्था के माध्यम से संदेशे पहुंचा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के अगले भाग में हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।